प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। मैं हूँ दीपशिखा। बच्चों, आज से हम हिंदी का व्याकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो है शून्य से शिखर तक सीरीज। व्याकरण की सीरीज का नाम रखा गया है बच्चों शून्य से शिखर तक। इसका आशय है, अगर आपको व्याकरण बिल्कुल भी नहीं आती, आपका जानकारी का लेवल 0 है, तो आपको हीरो बनने तक पढ़ाया जाएगा, शून्य से शिखर तक। चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं आपकी व्याकरण सीरीज शून्य से शिखर तक। तो बच्चों, व्याकरण जानने से पहले आपको जानना होगा कि आखिर हम कौन सी व्याकरण पढ़ने वाले हैं और व्याकरण क्या होती है। बच्चों, हम हिंदी की व्याकरण पढ़ने वाले हैं। किसकी पढ़ने वाले हैं बच्चों? हिंदी की व्याकरण। तो हिंदी क्या है बच्चों? जैसा आप जानते हैं, हिंदी एक भाषा है और प्रत्येक भाषा की बच्चों अपनी व्याकरण होती है। क्यों होती है? क्योंकि व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें सही बोलना, सही लिखना, सही पढ़ना बताता है। कहाँ कौन सा शब्द उचित है, कौन से शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए और उस शब्द को कैसे लिखा जाना चाहिए बच्चों, ये हमें व्याकरण ही बताता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना आपके पास शब्द तो होंगे, लेकिन उन शब्दों को आपको कहाँ प्रयोग करना है, यह आपको नहीं पता चल पाएगा। इसलिए अब हम सारी की सारी व्याकरण इस सीरीज में बच्चों पढ़ने वाले हैं। चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, एक बार प्रारंभ करके हम अंत तभी करेंगे जब व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की व्याकरण। तो मैंने कहा हिंदी एक भाषा है। क्या कहा बच्चों मैंने? हिंदी एक भाषा है। तो बच्चों, ये भाषा क्या होती है? भाषा भाष धातु से बना शब्द है। किस धातु से बना है बच्चों? भाष धातु। आपको एक बार हो सकता है ये सब शब्द टफ लगे, लेकिन आप जैसे जैसे इनको रिवाइज करेंगे, एक बार सीखेंगे, समझेंगे, तो ये सब आसान लगने लगेगा। तो मैंने कहा बच्चों, हिंदी भाष धातु से बना शब्द है। भाष धातु में बच्चों जब आप प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है भाषा। आज की क्लास आप बच्चों एक बार पहले सुनिए, फिर आप समझिए। आप समझेंगे तो धीरे 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 सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा। तो मैंने कहा भाषा भाष धातु में आप प्रत्यय जुड़ने से बना शब्द है। तो भाष का मतलब क्या होता है बच्चों? क्योंकि ये धातु है अर्थात क्रिया है, तो इसका कोई ना कोई मतलब होता होगा। तो भाष का मतलब होता है बच्चों बोलना, बोलना अथवा कहना। क्या मतलब होता है बच्चों? बोलना अथवा कहना। तो बच्चों बात यह निकल के आई कि भाषा भाष धातु और आ प्रत्यय जुड़ने से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है बोलना और कहना। तो क्या बोलना और कहना ही भाषा है? नहीं बच्चों, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। यह परिभाषा आपने आज तक अपनी सभी क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन क्या अपने भावों को व्यक्त करना ही भाषा है बच्चों? बताइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। मैं कहती हूँ कि अपने विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है वह भाषा है, तो क्या यह सही है? नहीं बच्चों, यह भाषा का केवल एक पहलू है। भाषा अर्थात बोलना अथवा कहना, इसके साथ ही बच्चों ग्रहण करना भी होता है। जैसे देखिए, भाषा अपने आप में दो तत्व रखता है। क्या रखता है बच्चों? दो
रखती है अपने आप में भाषा। भाषा बच्चों स्त्रीलिंग का शब्द है। कौन सा है? स्त्रीलिंग का शब्द है। तो भाषा दो तत्व रखती है। अब वो दो तत्व क्या हैं? वह दो तत्व हैं बच्चों, अभिव्यक्ति और ग्रहण। मैं हर चीज दो बार बोलती हूँ बच्चों, आप मेरे साथ साथ बोलिए जिससे आपको हर चीज याद हो सके। मैंने कहा भाषा अभिव्यक्ति और ग्रहण है। क्या होता है अभिव्यक्त करना और ग्रहण करना? देखिए, मैंने आपसे कोई बात कही तो मैंने अपनी बात अभिव्यक्त करी, आपके सामने पेश करी, और आपने मेरी बात को समझा तो आपने मेरी बात को ग्रहण किया। बच्चों, भाषा हमेशा दो लोगों के बीच में तय की जाती है। मैंने कुछ कहा, आपने उसको समझा, यही है बच्चों भाषा। जब आप कुछ कहेंगे और मैं उसको समझ लूंगी तब वह कंप्लीटली भाषा बन जाएगी, क्योंकि भाषा क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वही भाषा है। तो हिंदी क्या है बच्चों? हिंदी भी एक भाषा है। तो भाषा की परिभाषा निकल के आती है बच्चों कि ग्रहण और अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? भाषा। क्या कहा बच्चों? अब क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आप केवल यह नहीं कह सकते कि अपनी बात को दूसरे के आगे बोलकर या लिखकर कह देना ही भाषा है। नहीं बच्चों, भाषा ग्रहण और अभिव्यक्ति का माध्यम है। मैंने कुछ कहा, आपने ग्रहण किया, आपने कुछ अभिव्यक्त किया, मैंने ग्रहण किया, यही कहलाती है बच्चों भाषा। तो निष्कर्ष यह निकला, भाषा भाल धातु से बना प्रत्यय है, भाल धातु से बना शब्द है जिसमें आ प्रत्यय जुड़ने से भाषा शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलना अथवा कहना। ठीक है बच्चों, भाषा में दो तत्व कौन से शामिल होते हैं? अभिव्यक्त और ग्रहण। अब आती है बच्चों कि आखिर हम यह अभिव्यक्त और ग्रहण कैसे करेंगे? आप बताइए। मेरे को आपसे कुछ बात कहनी है और आपको मुझसे कुछ बात कहनी है, तो यह कैसे किया जाएगा? बच्चों, इसके दो माध्यम होते हैं। कौन कौन से? कि मुझे आपसे कोई बात कहनी है तो मैं उसको या तो लिखकर प्रकट कर सकती हूँ या फिर बोलकर प्रकट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ बच्चों? या तो मैं उसे लिखकर प्रकट कर सकती हूँ या मैं उसे बोलकर प्रकट कर सकती हूँ। एक होती है बच्चों सांकेतिक भाषा, लेकिन व्याकरणिक आधार पर सांकेतिक भाषा का कोई आधार नहीं है। व्याकरण सदैव दो भाषाओं को मान्यता देता है, लिखकर और बोलकर। बच्चों, जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को बोलकर प्रकट कर पाए, बोलकर ग्रहण कर पाए, तो वह कहलाती है कौन सी बच्चों? मौखिक भाषा। कौन सी बच्चों? मौखिक भाषा। क्योंकि देखिए, मौखिक मुख के द्वारा निकली हुई बात है, वही है मौखिक भाषा। और बच्चों, जब हम अपने भावों तथा विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करें और लिखे हुए वाक्यों को ग्रहण करें, तब वह भाषा कहलाती है लिखित भाषा। कौन सी कहलाती है बच्चों? लिखित भाषा। तो मैंने आपको बताया भाषा के दो माध्यम निकले, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम अपने भावों विचारों को बोलकर प्रकट करेंगे तो मौखिक, और लिखकर प्रकट करेंगे तो लिखित। तो यह था बच्चों भाषा। अब देखिए, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, तो वो न्यूज़पेपर लिखा हुआ होता है और आप किसी न किसी के भावों तथा विचारों को पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये आपके पत्र, पत्रिकाएं, आपकी किताबें, ये सब क्या है बच्चों? ये है लिखित माध्यम। भाषा का कौन सा माध्यम है? लिखित। और मैं अभी आपको अपनी बात जैसे बोलकर प्रकट कर रही हूँ। पाठन कार्य, पठन कार्य बच्चों, ये सभी किस में आता है? मौखिक भाषा में।
आप गाने को सुनते हो तो गाना कैसा है, कोई बोलकर सुना रहा है तो वह भी कैसा हुआ बच्चों, मौखिक। कविता वाचन कैसा हुआ बच्चों, मौखिक। ठीक है, तो ये हुई बात लिखित भाषा और मौखिक भाषा की। तो बच्चों मैं अभी तक आपको भाषा पढ़ा चुकी हूँ कि भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है और भाषा के कितने माध्यम हैं। चलिए बच्चों, जैसा हमारी सीरीज का नाम है शून्य से शिखर तक, तो अब हम जानते हैं भाषा के बाद व्याकरण, कि व्याकरण क्या होता है। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम, व्याकरण। प्रत्येक भाषा की बच्चों अपनी एक व्याकरण होती है। तो आखिर क्यों होती है, क्या फायदा है व्याकरण होने का। व्याकरण बच्चों हर भाषा की इसलिए होती है क्योंकि व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें सही बोलना, सही लिखना, सही पढ़ना सिखाता है। जिसमें किसी भाषा को उपयोग करने के सारे नियम लिखे हो बच्चों, वही व्याकरण होता है। जैसे आप व्याकरण अगर सीख गए तो आप संधि सीखेंगे, समास सीखेंगे, अलंकार सीखेंगे, शब्द विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार, ये सब जब आपको आ जाएंगे बच्चों, क्यों आए, क्योंकि आपने व्याकरण का ज्ञान लिया। व्याकरण ने आपको नियम बताए। जैसे आप मैथ्स सॉल्व करते हो और मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, उन्हीं के आधार पर आप किसी भी चीज को प्रूव कर पाते हो, अपने आंसर तक पहुंच पाते हो। तो बच्चों हिंदी में भी सॉल्यूशन निकालने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण ही आपको सभी नियम, कायदे, कानून ये सब बताएगा। तो सबसे पहली बात बच्चों, जैसे भाषा की उत्पत्ति भाल धातु से हुई है, ऐसे व्याकरण शब्द कैसे बना, आखिर कैसे हुई व्याकरण की उत्पत्ति। तो बच्चों आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि क्री धातु होती है। अब आप कहते होंगे कि क्री तो इसमें दिखता ही नहीं है व्याकरण में, फिर कैसे आया क्री धातु से व्याकरण शब्द। चलिए देखो बच्चों, व्याकरण की उत्पत्ति वी आ क्री और ल्युट प्रत्यय से हुई है। वी और आ बच्चों, जब किसी शब्द के आगे कुछ शब्दांश लगे हों, कुछ शब्द लगे हों और उसके अर्थ में परिवर्तित कर दें तो उसको उपसर्ग कहते हैं। जब मैं उपसर्ग आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको डिटेलिंग में समझाऊंगी। ऐसे ही यहाँ पर वी और आ है बच्चों उपसर्ग। क्या है, उपसर्ग। और क्री है बच्चों धातु और ल्युट है बच्चों प्रत्यय। क्या है, प्रत्यय। तो देखिए यहां पर वी और आ उपसर्ग हैं, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। मैंने कहा वी और आ उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। तो बच्चों ये ल्युट प्रत्यय संस्कृत का प्रत्यय है। आगे चल के क्या होता है, ये वी और आ, क्री और ल्युट, देखिए जब इन दोनों की हम संधि करते हैं तो वी की जो ई है, वहां में जो बच्चों ई है, इसको मैंने निकाल दिया और आ लिख दिया, फिर मैंने क्री लिख दिया। देखिए बच्चों मैं इनको आपके लिए खोल के लिख रही हूँ। और बच्चों इस ल्युट प्रत्यय का क्या रहता है, अनशेष रह जाता है। क्या रह जाता है बच्चों, अन। वो कैसे होता है, वो संस्कृत में बहुत सूत्र लगते हैं बच्चों जब किया जाता है, उसकी आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल और केवल आपकी जिज्ञासावश व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है वह बता रही हूँ, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता। तो देखिए बच्चों मैंने इसको खोल के लिख दिया। जब इन दोनों की संधि करेंगे तो इसमें यण संधि होती है जो ई को क्या कर देती है बच्चों, या।
और देखिए बच्चों, यहाँ पे जब होगी संधि तो ये हो जाएगा क्री इस तरीके से, और ये हो गया बच्चों ये। आगे देखिए, ये यण संधि हुई आ कर अण, जब इनको हम मिलाएंगे बच्चों तो ये बनता है ऐसे, आ आके जुड़ता है ऐसे, और ये क र ड़। आगे चल के इस अन का भी क्या चेंज हो जाता है बच्चों, इसमें भी ये अण इस तरीके से चेंज हो जाता है और व्याकरण शब्द बनकर निकल कर आता है। तो इतनी सारी बातों का सेंस क्या निकला, व्याकरण की उत्पत्ति आपको समझाना। अब कभी आप जब सुनेंगे कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, वी आ क्री और ल्युट प्रत्यय या अण प्रत्यय के मिलने से व्याकरण शब्द बना है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इस सब में से आपको क्या याद रखना है बच्चों, आपको याद रखना है कि व्याकरण शब्द वी आ क्री और ल्युट से बना है। तो इसमें धातु कौन सी हुई बच्चों, इसमें धातु हुई क्री। तो मैंने कहा बच्चों, व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या सिखाता है हमें, सही बोलना, सही लिखना और सही पढ़ना। क्यों, क्योंकि जब हम सही बोलेंगे, सही लिखेंगे, तभी हम सही पढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो व्याकरण की डेफिनेशन में एक बार आपको लिख देती हूं। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, सिखाता है। क्या हुआ बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सिखाता है। क्योंकि जब हम व्याकरण सीख लेंगे अपने विचारों को, तभी हम एक उपेक्षित प्रक्रिया में व्यक्त कर पाएंगे, जैसा हम करना चाहते हैं, जैसा अपेक्षा कोई सामने वाला हमसे करता है कि हम कहाँ कौन से शब्द का प्रयोग करें, हम तभी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया व्याकरण। चलिए बच्चों, व्याकरण, तो बच्चों मैंने कहा प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है। आखिर ये व्याकरण जब भी बनी होगी, जब इसमें नियम बने होंगे, तो किसी ने लिखना शुरू करा होगा, तो कैसे लिखी जाए कोई भी भाषा, यह कैसे पता चला होगा। तो बच्चों कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा किसी भाषा का लिखित रूप में अंकन किया जाता है। क्या कहा बच्चों मैंने, इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। क्या होती है बच्चों, अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि क्या होती है कि प्रत्येक भाषा कुछ निश्चित चिन्ह रखती है, उनके प्रयोग से जब उसका निर्माण किया जाता है, उसका लेखन कार्य किया जाता है, वही कहलाती है लिपि। तो लिपि, अब आप कहेंगे कि हिंदी में निश्चित चिन्ह कौन से हैं? बच्चों आपकी वर्णमाला ही क्या है, हिंदी की लिपि। मैंने कहा आपकी जो वर्णमाला है वह हिंदी की लिपि है। वर्णमाला क्या होती है बच्चों, वर्णमाला बताइए क्या होती है वर्णमाला, अ आ इ ई उ ऊ, है ना। इन सबको जब एक स्वर में एक क्रमबद्ध कर दें, एक व्यवस्थित मार्ग अपना दें, तो वही कहलाती है बच्चों वर्णमाला। चलिए, वर्णमाला को सीखने से पहले आपको समझने होंगे वर्ण। क्या सीखना होगा बच्चों, वर्ण। क्या होता है वर्ण?
मैं बोल रही हूं, है ना, आप सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्णों के माध्यम से ही यह कार्य किया जा रहा है। जब वर्ण मिले तब शब्द बने, जब शब्द मिले तब वाक्य बने। तो बच्चों, जो निश्चित चिन्ह मैंने बताए जिन्हें लिपि कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण। तो आप कह सकते हैं ध्वनि रूप में किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या कहा बच्चों मैंने? ध्वनि रूप में। मैंने कहा बच्चों ध्वनि रूप में। देखिए, ध्वनि रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहा बच्चों? ध्वनि रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। जैसे देखिए, अ आ ई ई उ ऊ ए आई ओ आउ अंग अह। री रह गया बच्चों यहाँ पे। अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अह। आगे क ख ग घ ग छ छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह श त्र ज्ञ। इतना तो बच्चों आप आज तक पढ़ते आए हैं, लेकिन द ढ और ड़ ये नए शब्द जुड़ गए हैं। ठीक है बच्चों, दिल्ली हिंदी निदेशालय के अनुसार, वो भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आगे इसमें बहुत सारे हैं, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो मैंने कहा ध्वनि रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जैसे जिसको हम ध्वनि रूप में, जिसको हम बोल रहे हैं, कोई सामने वाला सुन रहा है ना, जैसे अ। अब अ का खुद का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ध्वनि तो है, साउंड तो है ना। तो यही क्या होते हैं? वर्ण। तो बच्चों इनको कहीं आप कंफ्यूज ना हो, मैं ऐसे करके लिख देती हूँ। ये बच्चों नया जुड़ा है ना, नया जुड़ा है, इसलिए इसको विशिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आपकी वर्णमाला। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णमाला। जो बच्चों मैंने वर्ण अभी आपको सिखाए अ आ इ ई उ ऊ, उनको जब हम व्यवस्थित कर दें, उनको एक निश्चित सीक्वेंस दे दें कि ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये है, ये है, तो बच्चों वही वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का एक क्रमागत, एक निश्चित व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। जैसे देखिए फूलों की माला आपने देखी है ना, जैसे फूल होता है ना, ये फूल है। अब जैसे टोकरी में बहुत सारे फूल रखे हुए हैं बच्चों, अभी
देखिए बच्चों, अलग अलग तरह के फूल रखे हुए हैं किसी टोकरी में, लेकिन कोई माली, कोई बिटिया, कोई बेटा इन सब फूलों को ले और इनकी एक माला बना दे, उसमें एक सीक्वेंस दे दे, तो ये फूलों की माला बन जाएगी बच्चों, है ना। इसी प्रकार जब वर्ण एक माला के रूप में पिरो दिए जाएं, वर्णों को व्यवस्थित कर दिया जाए, वही कहलाती है वर्णमाला। क्या कहलाती है? वर्णमाला। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला। तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी। वर्णों का क्रमागत, आप क्रमागत कह लीजिए, आप सुव्यवस्थित कह लीजिए, आप क्रमबद्ध कह लीजिए। ठीक है बच्चों, क्रमागत, सुव्यवस्थित, व्यवस्थित आप कुछ भी कह लीजिए। वर्णों का क्रमागत, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। यही है बच्चों आज का हमारा हीरो। ठीक है बच्चों, जो शून्य से शिखर तक ले जाने वाली जो सीरीज है, आज का उसका हीरो है वर्णमाला। तो चलिए अब आप कहेंगे मैम ये तो हीरोइन है। चलिए मैं अपने शब्द वापस ले लेती हूँ, क्योंकि यह स्त्रीलिंग है। माला, माला क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग। तो आज के हमारी कहानी की जो हीरोइन है वह वर्णमाला है। ठीक है बच्चों, आपकी मैम आपको पढ़ा रही हैं, वह भी स्त्रीलिंग है। तो देखिए मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया भाषा, भाषा स्त्रीलिंग का शब्द है। अब मैं पढ़ाने जा रही हूं आपको वर्णमाला, वर्णमाला भी स्त्रीलिंग का शब्द है। चलिए बच्चों, वर्णमाला, वर्णमाला में बच्चों सबसे पहले आते हैं स्वर। क्या आते हैं बच्चों? स्वर। देखिए, जो स्वयं में स्वतंत्र हो, क्या कहा मैंने? जो स्वयं में स्वतंत्र हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनके वाचन के लिए किसी और की सहायता ना लेनी पड़े बच्चों, वह कहलाते हैं स्वर। समझ आया आपको? नहीं आया? देखिए, एक बात तो आपको पता है कि मात्राएं केवल और केवल स्वर की होती हैं, है ना? स्वर की होती है ना। और व्यंजन कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं, उनको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन बच्चों स्वरों को किसी की सहायता नहीं लेनी होती। तो मैंने कहा स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको किसी की भी जरूरत नहीं होती, ये स्वयं में पूरे होते हैं कि हमें कोई नहीं चाहिए, हम तो जहां जाएंगे ना हमें मात्रा लगानी है, क्योंकि हमारे पास तो अपनी मात्राएं हैं, हम तो खुले घूमेंगे। तो बच्चों स्वर होते हैं स्वतंत्र। लेकिन स्वर बच्चों आगे चल के हमें करने पड़ते हैं इनके भेद। जैसे पहले देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ स्वर हैं कौन से। देखिए आ, मुझे पता है बच्चों आपको आते हैं, लेकिन किसी भी चीज को रिवाइज करने में कुछ भी नहीं जाता। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर तभी होगा जब आप मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ लिखेंगे। आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ आओ। देखिए बच्चों, मैंने लिखा आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ। कितने हैं देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैं आपसे कहती स्वर 11 होते हैं तो आप कहते कौन कौन से, इसलिए मैंने आपको लिख के बताए। तो अब मैं इनकी संख्या लिख देती हूँ। कितने होते हैं बच्चों स्वर? 11।
आप कहेंगे मैम आपने अंग अह तो लिखे ही नहीं। ठहर जाइए, हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला में उनका स्थान थोड़ा सा अलग है। तो बच्चों क्या क्या हुआ, स्वर मैंने बताया स्वतंत्र हैं, इनकी संख्या 11 है और अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ यह स्वर हैं। चलिए बच्चों, तो फटाफट करते हैं स्वर का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लघु स्वर। बच्चों स्टार्टिंग हमेशा छोटे से ही करनी चाहिए। जैसे घरों में कोई भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टॉफी चॉकलेट सबसे पहले छोटे को दी जाती है। जब प्यार की बारी आती है तो भी वह सबसे पहले छोटे पे ही किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लघु स्वर। देखिए जैसा इसका नाम है लघु स्वर, तो इसके बच्चों अन्य नाम भी हैं। इसी को हम जड़ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ स्वर। इसी को हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। जड़ स्वर, मूल स्वर और लघु स्वर क्यों कहते हैं? देखिए अभी आपको समझ आने वाला है। जब आपको देखेंगे कि ये कौन कौन से हैं तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए अ, ई, उ और री, ये बच्चों चार जो स्वर हैं यह लघु स्वर माने जाते हैं। इन्हीं को हम जड़ स्वर कहते हैं और इन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं। देखिए इन पे कोई भी मात्रा नहीं है, ये छुटके से हैं, छोटे हैं। इनकी जब अपनी मात्राएं नहीं है तो यही है बच्चों लघु स्वर। कितने होते हैं ये संख्या में? 4। कितने होते हैं बच्चों? 4। चलिए दूसरा आता है बच्चों संधि स्वर। क्या आता है बच्चों? संधि स्वर, जिनको हमने संधि से बनाया है। संधि क्या होती है? मेल करना। जिनको हमने किसी और चीज को मिला के बनाया है, जैसे खुद तो है लेकिन उसके साथ में कुछ मिला के बनाया है, वही कहलाता है संधि स्वर। तो संधि स्वरों को बच्चों हम वापस से 2 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से बांटते हैं बच्चों? संधि स्वर होते हैं बच्चों 2 तरह के। एक होते हैं सजातीय, सजातीय स्वर और एक होते हैं बच्चों विजातीय स्वर। क्या बताया बच्चों मैंने कि संधि स्वर 2 तरह का होता है। संधि जिनको हमने मिला के बनाया है वो होते हैं 2 तरह के, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय अपनी ही जैसी जाति वाला, विजातीय दूसरी जाति वाला, है ना बच्चों? समझ में आया कुछ? सजातीय अपनी जाति वाला। देखिए इन्हीं सजातीय स्वर को बच्चों, इन सजातीय स्वर को हम संध्या स्वर, संधि स्वर, संध्या स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर, संध्या स्वर, सजातीय स्वर। क्यों कहते हैं बच्चों? देखिए मैं अभी जब इनको लिखूंगी तब आपके समझ में एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम इनको क्यों कहते हैं। देखिए ये कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ 3 होते हैं बच्चों। अब बताइए इनको मैंने क्यों कहा सजातीय स्वर, क्यों कहा संध्या स्वर, क्यों कहा संधि स्वर? देखिए बच्चों आ का निर्माण छोटा आ और छोटा आ से होता है। बड़ा आ को भी जोड़ेंगे तो भी बड़ा आ होगा, छोटे आ को भी जोड़ेंगे तब भी क्या होगा? बड़ा आ होगा। तो देखिए एक जैसे है ना ये, बिल्कुल है ना? देखिए आपने
देखिए छोटे आ और छोटे आ के मिलने से बना है बड़ा आ, इसलिए हम इसको कहते हैं बच्चों सजातीय स्वर। ऐसे ही ई और ई के मिलने से बनता है बच्चों बड़ी ई। ऐसे ही ऊ और ऊ के मिलने से बनता है बच्चों बड़ा ऊ। देखिए सजातीय स्वर मैंने बताया 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, क्योंकि ये अपने ही जैसे लोगों के मिलने से बनते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं सजातीय स्वर। तो इनकी संख्या कितनी हो गई बच्चों? इनकी संख्या हो गई 3। समझ में आ गया आपको? कहीं कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों विजातीय स्वर के तरफ। विजातीय स्वर जिनका निर्माण अपनी जाति वालों से ना हो, दूसरे से मिलकर बने, वह होते हैं बच्चों विजातीय स्वर। इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त क्या होता है? जुड़ना, लेकिन संधि एक जैसे में होती है बच्चों, और संयुक्त अलग अलग चीजों का जुड़ना। तो बच्चों मैंने कहा विजातीय स्वर को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। वापस से इनके जब मैं उदाहरण लिखूंगी तो आपको समझ आ जाएंगे। देखिए क्या होते हैं? ए, आई, ओ, आओ। क्या क्या लिखे मैंने बच्चों? मैंने लिखा ए, आई, ओ, आओ। अब इनको हम क्यों कहते हैं विजातीय? ये आपको हमेशा याद रखना है बच्चों। आज से इस शून्य से शिखर तक सीरीज में मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगी वो आपको साथ के साथ पूर्ण तरह से याद करते हुए चलना है, क्योंकि यही सब शब्द, यही वर्ड किसमें आएंगे? जब आप संधि पढ़ोगे, है ना, तब आएंगे आपके। तो आपको अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आप वहां पे अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे। अभी जब मैं आपको उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगी उसमें भी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, आ और ई के मिलने से बनता है ए। आ और ए के मिलने से बनता है आई। आ और ऊ के मिलने से बनता है बच्चों ओ, और आ और ओ के मिलने से बनता है बच्चों औ। देखिए इनकी शक्ल अलग अलग है ना। देखिए यहाँ पे देखने से आपको पता ना चलेगा कि ये आ और ई के मिलने से बना है, ये आई आ और ए के मिलने से बनी है, ये ओ आ और ऊ के मिलने से बना है, ये औ आ और ओ के मिलने से बना है। इसलिए इनका नाम होता है बच्चों विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। और इनकी संख्या कितनी है बच्चों? इनकी संख्या है 4। समझ में आ गया आपको? आ गया होगा। देखिए क्या क्या पढ़ा हमने। मैंने सबसे पहले आपको स्वर बताए स्वतंत्र होते हैं, तो लघु स्वर की संख्या बताई 4। फिर मैंने संधि स्वर में आपको सजातीय और विजातीय बताए, तो सजातीय की संख्या बताई 3, और मैंने फिर आपको विजातीय की संख्या बताई 4। तो बताइए बच्चों, मैंने आपको स्वरों की संख्या बताई थी, कितने बताए थे? बताइए स्वरों की कुल संख्या कितनी बताई थी? स्वरों की कुल संख्या बताई थी मैंने बच्चों 11। कितनी बताई थी? 11। फिर मैंने इनमें आपको, अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए मूल स्वर जब मैंने आपको पढ़ाए तो मूल स्वरों की संख्या बताई। आप बताइए, आप सोचते जाइए। मैंने फिर आपको संधि स्वर पढ़ाए, उनकी संख्या बताई। संधि में भी कौन से बच्चों? सजातीय। और फिर मैंने आपको विजातीय पढ़ाए, तब उनकी संख्या कितनी बताई। कितने बच्चों को याद हो गए?
देखिए मैंने मूल स्वर बताए आपको 4, सजातीय बताए 3 और विजातीय बताए 4। टोटल करिए 4 और 3 7 और 4 11, है ना। आप मैथ्स करते हैं, कोई चीज पे जब आंसर पे पहुंचना है तो खुशी होती है। तो हिंदी को भी छोटा मत समझिए बच्चों, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ऐसे ही हिंदी पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यह आपको हमेशा काम आएगी, है ना बच्चों। तो स्वरों की संख्या हुई बच्चों 11। चलिए अब हम पढ़ेंगे स्वर के बाद क्या आता है। देखिए आपने कहा कि मैम अंग अह तो रह ही गए, तो अब हम करते हैं बच्चों अयोग वाहा। क्या करेंगे? अयोग वाहा। क्या होते हैं अयोग वाहा? जो आ के योग को वहन करते हैं वह अयोग वाहा कहलाते हैं। इसमें बच्चों कई सारे विद्वान अपना अलग अलग मत रखते हैं। जैसे कुछ विद्वान कहते हैं जो आ के योग को वहन करते हैं वह अयोग वाहा होते हैं, और कुछ कहते हैं जो ना स्वरों में आए ना व्यंजनों में आए वह क्या कहलाते हैं? अयोग वाहा। तो क्या होते हैं अयोग वाहा बच्चों? देखिए अंग और आह क्या होते हैं? अंग और अह, ये कहलाते हैं बच्चों अयोग वाहा। देखिए अ और ग, ये साउंड सुनाई देता है इसमें, सॉरी अ और ना, अंग अ और ना, और अह अ और हा। ठीक है, अ और ना और अ और हा, अंग अह। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों अयोग वाहा। तो अयोग वाहा की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 2। हम क्यों याद कर रहे हैं संख्या? क्योंकि जब हम लास्ट में जाएंगे तो हम वर्णमाला में वर्णों की संख्या भी पढ़ेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब एक बात हो गई स्वरों की। जैसे हमने अपनी आज की हीरोइन जो है हमारी वर्णमाला है, तो वर्णमाला का पहला बच्चा कौन है? स्वर, और दूसरा बच्चा है बच्चों व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं व्यंजनों के बारे में। क्या होते हैं व्यंजन? जिन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाए वह व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, क्या है? जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला और लिखा दोनों ही जाता है बच्चों, क्योंकि ये तो क्या होता है भाषा में ये लंगड़े होते हैं। कैसे होते हैं मैं बताती हूँ, अभी रुकिए। जिन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाए, बोला जाए, लिखा जाए, है ना, वही क्या कहलाते हैं? व्यंजन। आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा बच्चों, क्योंकि वर्णमाला अगर समझ में आ जाती है तो हिंदी की व्याकरण आपके लिए सबसे ज्यादा आसान हो जाएगी। तो देखिए जैसे क से लेकर और छत्र ज्ञा, और ज्ञा के भी बाद में जो मैंने आपको ड और ढ बताए, और विशिष्ट व्यंजन और ऐसा साउंड होता है इसका ये बताया। तो यहाँ तक बच्चों ये सभी व्यंजन होते हैं। मैंने कहा इन्हें स्वरों की सहायता से क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चों देखिए इनकी पोजीशन तो इस तरीके से होती है बच्चों, इनकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। जो भी स्वर इसमें लगता है उसी की ये मात्रा अपने ऊपर लगाते हैं, और दूसरा कोई स्वर नहीं लगा होगा और केवल छोटा आ लगा होगा, तब इनको जैसे का है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर इसको हमें इसकी प्रॉपर शेप में लिखना हो
व्यंजन बताने के लिए, तो हम इसको ऐसे हलंत लगा के लिखेंगे। हलंत का मतलब है अब इसमें कोई मात्रा नहीं है ना, और इसको हम उच्चारित भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए क, ख, आप बोल के देखिए, आप जो भी व्यंजन बोलेंगे उसमें अंत में आपको अ की ध्वनि सुनाई देगी। देखो क आ रहा है ना, क। ऐसे ही व्यंजन क्या होते हैं बच्चों, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब हम चलते हैं, जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण किया ऐसे ही व्यंजनों का वर्गीकरण करने। चलिए तो पहला करते हैं। पहला होता है बच्चों स्पर्श व्यंजन। बोलिए बच्चों कौन सा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया हुआ है बच्चों? इनका वर्गीकरण हमने मुख से आने वाली वायु के आधार पर किया हुआ है। कैसे? देखिए, किसी भी वर्ण को बोलते समय जब हम बोल रहे हैं, आप कोई सा भी वर्ण उठाइए और बोल के देखिए, तो मुख में वायु बाहर आते समय कहीं ना कहीं टच होती है, मुख के किसी ना किसी भाग को वो स्पर्श करती है। जिस भाग को स्पर्श करती है उसी के आधार पर हमने इनको वर्गीकरण किया है। जैसे देखिए स्पर्श, स्पर्श क्या होता है? छूना, है ना, आप समझते हैं ना, स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि जिनके उच्चारित होने के समय वायु मुख में किसी ना किसी भाग का स्पर्श करती है, उन्हें ही स्पर्श व्यंजन या क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श होने वाले। अब बात आती है कि आप समझ गए, लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है? ये होते हैं बच्चों 25। कितने होते हैं बच्चों? 25। क से लेकर मां तक, क से लेकर मां तक इनकी संख्या होती है 25। इनको बच्चों उदित वाणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदित व्यंजन। अभी मैं बताती हूं क्यों कहते हैं। देखिए, हिंदी में हम कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? हिंदी में हम कहते हैं वर्ग। जैसे इनको हमने 5 वर्गों में विभाजित किया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और प वर्ग। किस किस को बच्चों? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। देखिए, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। यहाँ तक ये सभी 25 पांचों वर्ग में विभाजित 25 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। तो बच्चों, जब इनको वर्ग, इसी वर्ग को जब संस्कृत में प्रयोग किया जाता है तो इसको कु, चू, टू, तू और पू इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों। सब में ऊ लगा हुआ है। ऊ मतलब उदित, इसीलिए इनका एक अन्य नाम है उदित व्यंजन। समझ आया बच्चों? क्या कहा मैंने? कु, चू, टू, तू, पू इस तरीके से उच्चारित किया जाता है। क में उदित, प में उदित इस तरीके से लगाकर, इसीलिए इनका नाम है उदित व्यंजन। तो चलिए लिख देते हैं इनको जल्दी जल्दी। आप मेरे साथ बच्चों, ये मत सोचिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है, आप मेरे साथ इनको एक बार बोलिए। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ।
ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, ठ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए बच्चों, इनको व्यंजन उच्चारित करते हुए मुझे इन सब में हलंत लगाना पड़ेगा। हम इनको हलंत लगाकर लिख तो सकते हैं बच्चों, लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते। उच्चारित करने के लिए हमें इनमें क्या आ की ध्वनि को मिलाकर ही बोलना पड़ेगा, इसीलिए इनको कहते हैं लंगड़े। समझने के लिए बच्चों इनको कई हिंदी के लेखक लंगड़े व्यंजन या लंगड़े वर्ण का भी प्रयोग करते हैं। तो ये है बच्चों आपके स्पर्शी व्यंजन के 25 वर्ण, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जब भी आप संधि पढ़ेंगे, मैं आपको संधि पढ़ाऊंगी, तब बच्चों हमें यह क्रम अपने दिमाग में ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आपको वर्णमाला में ये सभी पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों ये थे स्पर्शी व्यंजन, कितने थे? 25। चलिए आगे चलते हैं। स्पर्शी के बाद बच्चों वारी आती है अंतस्थ। बोलिए बच्चों, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है बच्चों 4। कितनी होती है? 4। य, र, ल और व। य, र, ल, व, इनको कहते हैं बच्चों अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण के समय देखिए, आप बोल के देखिए, य, र, ल, व, मुख में अंदर ही अंदर जो ध्वनि है, जो वायु का एक घर्षण है, वह अंदर ही रह जाता है बच्चों, अंदर ही स्थित रह जाता है, इसीलिए इसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। कि जब वर्णों के उच्चारण करते समय मुख में वायु अंदर ही कहीं स्थित रह जाए तो वह कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या है 4। य, र, ल, व। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। फिर आती है बच्चों वारी ऊष्म स्पर्शी। इनको हम ऊष्म स्पर्शी, ऊष्म स्पर्श यह भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? इनकी संख्या होती है बच्चों 4। कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु घर्षण उत्पन्न कर दे, एक ऊष्मा उत्पन्न कर दे, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए, घर्षण किससे आता है? श, श, स और ह। बोल के देखिए, श, श, स, ह। तो इनके उच्चारण के समय कुछ मुख में गरम गरम श, 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 ह, गरम वायु निकलती है, एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इनका नाम है ऊष्म, मतलब गरम स्पर्शी, ऊष्म स्पर्शी। तो इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 4। श, श, स, ह। फिर आपके आते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। बोलिए बच्चों, तक गए क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जैसे हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे, 2 के मेल से बन रहे थे, ऐसे ही होते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी होती है बच्चों? 4। देखिए, श, त्र, य और श्र। श, त्र, य, श्र।
कुछ कंफ्यूज करने के लिए लिख रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी अभी। व्यंजनों की संख्या होती है बच्चों 4। श, त्र, ज्ञ, श्र। का और शा के मिलने से बनता है श्र, त और रा के मिलने से बनता है त्र, और ज और या के मिलने से बनता है ज्ञ, और श और रा के मिलने से बनता है श्र। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा सही लिख दूं इसको मैं। अब ठीक है, तो बच्चों मैंने इसमें यहां कोई गलती की है, बताइए आप पकड़ पाए क्या? चलिए मैं बता देती हूँ। वैसे अगर आप पकड़ पाए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमने पकड़ ली थी। मैं पूछती हूँ बच्चों, इनमें से कौन सा वर्ण पूरा होता है? देखिए जैसे यहाँ पे मैंने हलंत नहीं लगाया है, तो मतलब आ की ध्वनि इनमें मिक्स है। आप बताइए वह आ का में मिक्स होगा या शा में होगा, ता में होगा कि रा में होगा? मैंने तो ये सबको हलंत कर दिया है, लेकिन यहाँ पे तो आ की ध्वनि है, तो मैं कैसे करूं? बताइए क्या करना चाहिए मुझे? क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए? का को पूरा लिखें, शा को आधा लिखें, ऐसे लिखना चाहिए बच्चों? बताइए। देखिए हमेशा हमेशा इनमें क्या होगा? पीछे वाला पूरा होता है और आगे वाले कैसे होते हैं बच्चों? आगे वाले आधे होते हैं। तो हलंत कहां लगेगा? का पर, ता पर, ज्ञा पर और श्र पर। और ये कैसे होंगे बच्चों? ये हमेशा पूरे होंगे। देखिए अब ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों मैंने पढ़ाया संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या है 4, छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब बच्चों जब हम छोटे थे तो हम इतनी ही वर्णमाला पढ़ते थे, है ना? लेकिन अभी कुछ अंतर आ चुके हैं। तो क्या क्या अंतर आए हैं बच्चों? देखिए मैं कुछ नाम लिख रही हूं, फिर मैं समझाऊंगी क्या है उनका। द्विज व्यंजन, है ना? नवीन, नवीन व्यंजन, द्विज व्यंजन, नवीन व्यंजन और ताड़न जात। ऐसे बहुत सारे नाम है बच्चों। तो ये किसके नाम हैं? ये है बच्चों द और ढ। क्या है? द और ढ। ये हिंदी में अभी जुड़े हैं बच्चों। तो ताड़न जात कहिए, द्विज व्यंजन कहिए, नवीन, ये नया है इसलिए इसको कहते हैं नवीन व्यंजन। और द्विज, द्विज क्या होता है बच्चों? जो एक बार जन्म ले ले और दोबारा जन्म ले, है ना? जैसे देखिए आपने चिड़िया का अंडा देखा है, किसी का भी, कबूतर का, चिड़िया का, क्या होता है? एक बार चिड़िया अंडे दे देती है, लेकिन तो एक बार तो जन्म तब हो गया, फिर अंडे की हैचिंग होती है, अंडा फूटता है, उसमें से बच्चा निकलता है, तो वह दोबारा निकलता है, दोबारा जन्म लेता है। तो उन्हें भी कहते हैं, पक्षियों को, सभी पक्षियों को क्या कहते हैं? द्विज, द्विज। ऐसे ही बच्चों ड और ढा, ये क्या है बच्चों? देखिए ड और ढा ये तो हिंदी में पहले से ही थे, देखे थे ना आपने, स्पर्शी व्यंजनों में आते हैं। देखिए देखिए ड और ढा, तो इनमें क्या अंतर होता है बच्चों? देखिए इनमें बिंदी नहीं लगाई है मैंने, इनमें बिंदी नहीं होती। बिंदी किसमें होती है बच्चों? वही ताड़न जात में, नवीन, नवीन व्यंजनों में होती है बच्चों बिंदी। तो क्यों है ये नवीन? क्योंकि देखिए ये तो पहले से ही हिंदी में थे, और ये जो इनकी बिंदी है बच्चों, यह आई है फारसी से। फारसी से भी पहले ये तुर्की में लगती थी, है ना? तुर्की से फारसी में आई, फारसी से हिंदी में लगने लगी।
तो इसका भी जन्म 2 बार हो गया, 2 से मिलकर बना है, इसीलिए इनको कहते हैं 2 से मिलकर बना है। चलिए एक नाम और याद आ गया इसी बहाने, मैं जो जिसके भूल रही थी, 2 से मिलकर बना है इसलिए हम इसको द्वित्व और द्विगुण, 2 के गुण है ना बच्चों इसमें, द्विगुण, द्वित्व, द्विगुण, ताड़नजात, द्विज, नवीन व्यंजन। आपको इनमें से किसी भी नाम को लेकर पूछा जाए तो बच्चों ढ और ढ, ढ, ये क्या है, द्विज, द्वित्व, द्विगुण, ताड़नजात, ये सब इन्हीं के नाम है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई बच्चों, 2। कितनी संख्या हो गई बच्चों, 2। एक है बच्चों ला, जैसे आजकल तो न्यूज़पेपर में भी आता है, आप गौर कीजिएगा, देखिए इस तरीके से कुछ बनता है, ला की तरह बनता है, पर वो ऐसे, मतलब ला तो देखिए ऐसे होता है ना, या फिर बहुत से इस ला को ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से होता है, ला और ये ऐसे मिक्स होता हुआ, है ना। इसका साउंड बच्चों ला में थोड़ा हा मिलके, जैसे कालियो, ज्यादातर हरियाणवी वाले लोग होते हैं वह इसको उच्चारण में भी यूज करते हैं, कालियो, काड़ियो, इस तरीके से। तो यह बच्चों एक यह भी नया आया है हिंदी में, क्योंकि ये विशिष्ट है, नया आया है, इसलिए बच्चों इसका नाम क्या है, विशिष्ट व्यंजन। अभी इसका प्रयोग बहुत कम होता है, विशिष्ट व्यंजन। क्या साउंड है बच्चों इसको, हॉल, है ना, इस तरीके से, काड़े हो, इस तरीके से। तो मैंने क्या क्या बता दिया बच्चों आपको, इसकी संख्या है 1। तो यहाँ बच्चों खत्म होती है हमारी वर्णमाला। चलिए एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं, कैसे करेंगे। देखिए बच्चों ऐसे करेंगे, मैं इधर से लिखूंगी, आप उधर से बोलिए, जिससे आपका रिवीजन होगा। मैंने पहले आपको पढ़ाए मूल स्वर, आप कमेंट कीजिएगा बच्चों कि आपने वर्णमाला में कितने वर्ड पढ़े थे, 45, 49, 53, वामन, है ना। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कितने वर्ण होते हैं। मूल स्वर, मूल स्वरों की संख्या बताई बच्चों 4। फिर मैंने आपको पढ़ाए संधि स्वर, क्या पढ़ाए, संधि स्वर। संधि स्वर की भी संख्या बताई बच्चों 4। फिर मैंने आपको पढ़ाया संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वरों की संख्या बताई बच्चों 4। कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ तो हो ही रहा है। कितने बताए थे संधि स्वर, 3। संयुक्त स्वर की संख्या बताई 4। फिर देखिए बच्चों मैंने आपको अयोगवह, अयोगवह बताए, अंग अह 2। फिर बच्चों मैंने आपको, हम व्यंजनों पे गए, मैंने आपको स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या बताई बच्चों 25। फिर मैंने आपको क्या बताया बच्चों, अंतस्थ, अंतस्थ की संख्या बताई 4। फिर मैंने आपको बताया ऊष्मस्पर्शी, ऊष्मस्पर्शी की संख्या बताई 4। फिर मैंने आपको बताया संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या बताई 4। फिर मैंने आपको बताए द्विगुण, है ना, द्विज भी कहते हैं जिन्हें, नवीन भी कहते हैं, उनकी संख्या बताई 2। फिर मैंने आपको बताया विशिष्ट, जिसकी संख्या बताई बच्चों मैंने 1। ये सब वर्णमाला के मैंने आपको बताए वर्ण, 4 और 3 7, 7 और 4
टोटल करिए जल्दी 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 जल्दी। तो बच्चों ऐसे वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 53 है ना बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी वर्णमाला, है ना। क्या थी बच्चों? वर्णमाला। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको मेरे पढ़ाने के साथ साथ याद हो गई होगी। आप अपने नोट्स भी बनाइए, नोट्स बनाकर और क्या करेंगे बच्चों, इसको आपको जरूर से जरूर याद करना है ना, क्योंकि जब ये आपको याद हो जाएगा ना बच्चों तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हिंदी व्याकरण फिर आपको बहुत जल्दी 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 याद होगी। अभी देखिए एक बार हम रिकैप देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या किया। आज सबसे पहले हमने पढ़ी भाषा, भाषा क्या होती है, फिर हम आए लिपि पर, फिर हम आए व्याकरण पर बच्चों। फिर हमने क्या किया, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुकिए। चलिए इसमें नहीं है, मैं यहीं से करा देती हूँ आपको फटाफट फटाफट। वर्णमाला पढ़ा बच्चों हमने, वर्णों का एक निश्चित क्रम। फिर हमने स्वर पढ़े, लघु स्वर, दीर्घ स्वर जिन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं, सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। फिर हमने पढ़े बच्चों व्यंजन, अयोगवह, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म स्पर्शी, संयुक्त व्यंजन। और यहाँ पर लास्ट में आपका बच्चों इनका किया हमने टोटल। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या निकल कर आई 53। तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बच्चों मैं कहती हूँ शून्य से शिखर तक इस मेरी सीरीज का हिस्सा आप बने, जिससे मैं आपको हिंदी व्याकरण में हीरो बना सकूं। क्या कर सकूं बच्चों, मैं आपको हिंदी व्याकरण में हीरो बना सकूं। चलिए बच्चों मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। कल हम पढ़ेंगे बच्चों उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान। जो उच्चारण स्थान बच्चे खूब रट लेते हैं, समझ नहीं आते, याद नहीं होते, मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ। आप मेरी क्लास लेके देखना, मैं आपको उच्चारण स्थान बहुत इजी वे में और बहुत जल्दी याद करा दूंगी। चलिए बच्चों देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा। थैंक यू।